हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछली बार मैंने आपको गया कि वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ये आपको बताया था। आज मैं आपको गया कि वेक्टर के क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ कि वेक्टर कौन कौन से टाइप के होते हैं। नाम मैं आपको गया कि बेसिक पहले पहले बता देता हूँ। वेक्टर्स होते हैं पैरेलल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, एंटी पैरेलल वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर, यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। ये वेक्टर के क्या है कि स्पेशल वेक्टर्स के नाम है। अब आपको क्या है कि वन बाय वन मैं आपको बताता हूँ इनके मीनिंग क्या है, इनको डिफाइन कैसे करते हैं, पहचानते कैसे हैं, एक एक करके अपन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं अपन बात बता रहा हूँ वेक्टर क्लासिफिकेशन की। वेक्टर क्लासिफिकेशन सबसे पहले आपको बात बता रहा हूं मैं पैरेलल वेक्टर के बारे में। देखो पैरेलल वेक्टर्स आपको क्या है कि नाम से ही मालूम चल रहा है पैरेलल, ऐसे दो वेक्टर जो एक दूसरे के पैरेलल हो। ओके, उन्हें बोलते हैं हम पैरेलल वेक्टर। जैसे क्या है कि ट्रेन खड़ी होती है ना रेलवे ट्रैक पे, दो एक दूसरे के आमने सामने, उन्हें बोलते हैं पैरेलल ट्रेन्स। ओके, तो पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? कोई भी ऐसे दो वेक्टर जो आपस में एक दूसरे के पैरेलल हो, जैसे आपको फिगर दिखा रखी है। यहां पर क्या है कि दोनों वेक्टर की क्या है कि डायरेक्शन एक ही होती है। इनके मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। मींस कोई भी दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। कोई भी दो पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होता है 0 डिग्री। ओके, एंगल बिटवीन एनी टू पैरेलल वेक्टर इज 0 डिग्री। ओके, तो यहाँ पे दो वेक्टर यदि पैरेलल वेक्टर है तो हम उनकी जनरल इक्वेशन लिख सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर। एम यहाँ पर एक नंबर है, एम यहाँ पर एक नंबर है। ओके, ये नंबर कैसा होगा? ये नंबर हमेशा होगा पॉजिटिव। और ये नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। नंबर कैसा होगा? पॉजिटिव ऑलवेज। ए वेक्टर, दो पैरेलल वेक्टर को हम जनरल इक्वेशन रिप्रेजेंट कर सकते हैं ए वेक्टर इक्वल टू एम बी वेक्टर। ओके, एम यहाँ पर एक नंबर है, नंबर कैसा होता है? पॉजिटिव। ये नंबर इंटीजर भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। ये नंबर इंटीजर भी हो सकता है, ये नंबर फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ओके, तो ये दो पैरेलल वेक्टर हैं। कभी कभी न्यूमेरिकल भी आएगा। सपोज आपको वेक्टर दिया ए, इसकी इक्वेशन दे रखी ए वन आई के प्लस ए टू जे के प्लस ए थ्री के केप। ये आप आगे पढ़ेंगे, आई केप जे केप के केप यूनिट वेक्टर्स होंगे। ओके, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। बी को लिखेंगे अपन बी वन आई केप प्लस बी टू जे केप प्लस बी थ्री के केप। अब यदि ये दो वेक्टर पैरेलल हैं, यदि ए वेक्टर एंड बी वेक्टर पैरेलल वेक्टर हैं, तो आई केप जे केप एंड के केप के कोफिशिएंट्स भी क्या होंगे? इनका रेशियो सेम होगा। ओके, आई केप जे केप एंड के केप के कोफिशिएंट का रेशियो क्या आएगा? सेम। तो हम लिख सकते हैं ए वन अपॉन बी वन इक्वल लिख सकते हैं ए टू अपॉन बी टू इक्वल लिख सकते हैं हम ए थ्री अपॉन बी थ्री। इस तरीके से आप कोई भी न्यूमेरिकल इसका सोल्व कर सकते हैं। ओके, ये दो पैरेलल वेक्टर के बारे में बातें हैं। ओके, अब आपको क्या की बात बताता हूं इक्वल वेक्टर के बारे में। इक्वल वेक्टर जो है पैरेलल वेक्टर का ही एक स्पेशल केस है। दो वेक्टर इक्वल वेक्टर कब होंगे? जब आपको फिगर जो अभी इक्वेशन लिखाई थी उसमें m की वैल्यू होगी +1। मीन्स दो पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे। दो पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे जब उनकी डायरेक्शन सेम होगी और उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। दो पैरेलल वेक्टर इक्वल वेक्टर होंगे कब? जब बच्चों उनकी डायरेक्शन भी सेम होगी और उनके मैग्नीट्यूड भी सेम होंगे। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, तो ये इक्वल वेक्टर है। अब आपको बात बता रहा हूं मैं एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में। दुनिया में जितने भी इक्वल वेक्टर होंगे, ये बात और याद रखना, सारे इक्वल वेक्टर पैरेलल वेक्टर होंगे, लेकिन सारे पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं है इक्वल वेक्टर हो, क्योंकि उनके मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकते हैं। ओके, अब आपको मैं बात बता रहा हूं एंटी पैरेलल वेक्टर के बारे में।
एंटी पैरेलल वेक्टर। दो वेक्टर यदि एंटी पैरेलल वेक्टर हैं तो आप उनको फिगर ऐसे बना सकते हैं, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे जब उनकी डायरेक्शन ठीक एक दूसरे के अपोजिट होगी। जब उनकी डायरेक्शन ठीक एक दूसरे के अपोजिट होगी, उनका मैग्नीट्यूड सेम भी हो सकता है, उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। दो एंटी पैरेलल वेक्टर के बीच का एंगल होता है 180 डिग्री। ओके, तो अब आप बात समझ गए, ये एंटी पैरेलल वेक्टर। अब आपको क्या है कि बात बता रहे हैं अपोजिट वेक्टर के बारे में। दो एंटी पैरेलल वेक्टर एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर होते हैं जब उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होती है और मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम। मैग्नीट्यूड क्या होते हैं, सेम। तो अब आपको समझ में आ गई होगी, यहां पर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर एक दूसरे के एंटी पैरेलल वेक्टर होंगे कब, जब उनकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट होगी और उनके मैग्नीट्यूड सेम होंगे। दो अपोजिट वेक्टर के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। दुनिया में सारे अपोजिट वेक्टर्स जो होते हैं एंटी पैरेलल वेक्टर होते हैं, लेकिन सारे एंटी पैरेलल वेक्टर जरूरी नहीं है अपोजिट वेक्टर हो। ओके, क्योंकि उनका मैग्नीट्यूड डिफरेंट भी हो सकता है। ये बात हुई आपकी अपोजिट वेक्टर के बारे में। अब आपको क्या है कि बात बता रहा हूं यूनिट वेक्टर के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है यूनिट वेक्टर। नाम से ही, नाम ही इसकी डेफिनेशन है। नाम क्या है इसका, यूनिट वेक्टर। हर वेक्टर में दो बातें होती है, एक होती है डायरेक्शन, दूसरा होता है मैग्नीट्यूड। यूनिट वेक्टर को क्या है कि स्मॉल लेटर के ऊपर केप लगा के रिप्रेजेंट किया जाता है। जितने भी यूनिट वेक्टर होते हैं सबका मैग्नीट्यूड 1 होता है। ये हमारे साइन कन्वेंशन है। एक्स वाई जेड डायरेक्शन में, एक्स वाई एंड जेड डायरेक्शन में हमने यूनिट वेक्टर मान रखे आई केप, जे केप एंड के केप। ओके, तो माइनस एक्स माइनस वाई माइनस जेड में यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई केप माइनस जे केप एंड माइनस के केप। ओके, माइनस एक्स माइनस वाई एंड माइनस जेड डायरेक्शन यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा, माइनस आई केप माइनस जे केप एंड माइनस के केप। ओके, इज इट क्लियर। यूनिट वेक्टर में तीन बातें होती है बच्चों। यूनिट वेक्टर के अंदर पहली बात, दुनिया का कोई भी यूनिट वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। इसका काम क्या है, किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के काम आता है। यूनिट वेक्टर का काम क्या है, ये किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन बताने के काम आता है। ओके, इसका क्या है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होता है और जिस वेक्टर के साथ आप इसको एसोसिएट कर दोगे ये उसकी डायरेक्शन बताएगा। और खुद की कोई यूनिट नहीं होती, खुद की कोई यूनिट नहीं होती। ओके, और हमने साइन कन्वेंशन क्या माना हुआ है, प्लस एक्स प्लस वाई एंड प्लस जेड डायरेक्शन में हमने एज्यूम किया हुआ है यूनिट वेक्टर्स को लिखते हैं अपन आई केप, जे केप एंड के केप। ओके, और यूनिट वेक्टर को निकालने का तरीका है, यूनिट वेक्टर इक्वल टू होता है बेटा वेक्टर डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। मैग्नीट्यूड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सिंपल ऐसे। तो कोई भी वेक्टर को आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे, कोई भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं आप, वेक्टर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर। ओके, कोई भी वेक्टर को आप कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, any vector can be expressed as vector equal to magnitude of vector multiply by unit vector in the direction of vector. Vector can be expressed as magnitude of vector multiply by unit vector in the direction of vector. Okay, इस तरीके से अपन क्या है कि कोई भी वेक्टर को एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो आपको क्या है कि कभी भी कोई वेक्टर दिया हो, सपोज ए वेक्टर लिखा है a1 i के प्लस a2 j के प्लस a3 के केप, और इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड निकालने का यहाँ पे तरीका होता है, आई केप जे केप एंड के केप के जो कोफिशिएंट्स हैं उनका आप स्क्वायर कर दीजिए, सम कर दीजिए और अंडररूट कर दीजिए। नेगेटिव होगा कोई भी कोफिशिएंट तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नेगेटिव का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो आपको अगर ए वेक्टर दिया है क्या, a1 i केप प्लस a2 j केप प्लस a3 के केप, तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखेंगे, अंडररूट a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर। तो आप किसी भी वेक्टर का आप यूनिट वेक्टर आसानी से निकाल सकते हैं। और लास्ट में बात करते हैं जीरो वेक्टर की। तो जीरो वेक्टर आप नाम से पता चल रहा है, जीरो वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है 0 और जिसमें डायरेक्शन होती तो है लेकिन मालूम नहीं होती है, इनडिटरमिनेट होती है। ओके, वेक्टर में वेक्टर को ही जोड़ सकते हैं, वेक्टर में से वेक्टर को ही घटा सकते हैं। वेक्टर में स्केलर ऐड नहीं होता, वेक्टर में से स्केलर सब्ट्रैक्ट नहीं होता। ओके, अब बात बता रहे हैं आपको पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। किसके बारे में, पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। देखो नाम से ही पता चल रहा है आपको, पोजीशन वेक्टर क्या होता है, ऐसा कोई वेक्टर जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताएगा। और याद रखना पोजीशन वेक्टर रेफरेंस फ्रेम पर डिपेंड करता है।
और डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा? ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट को बताएगा, उसे हम बोलेंगे डिस्टेंस वेक्टर। डिस्टेंस वेक्टर किस पे डिपेंड नहीं करता? डिस्टेंस वेक्टर रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। बच्चों याद रखना, डिस्टेंस वेक्टर किस पे डिपेंड करता है? खाली इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। खाली किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। ओके, फॉर एग्जांपल, अगर किसी पार्टिकल की पोजीशन, मान लो पी पार्टिकल है, इसकी पोजीशन मैंने लिखी 1 2 3। अगर मैं क्या है कि ओ पॉइंट के रेस्पेक्ट में, जिसके कोऑर्डिनेट है 0 0 0, अगर मैं इसके पोजीशन वेक्टर लिखना चाहता हूं, तो पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन वेक्टर ऑफ पी विद रेस्पेक्ट टू ओ लिखूंगा मैं 1 माइनस 0 आई के प्लस 2 माइनस 0 जे के प्लस 3 माइनस 0 के ऐसे लिखूंगा। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? आई के प्लस 2 जे के प्लस 3 के, ये मेरे पास आ जाएगा पोजीशन वेक्टर। ओके, अगर कोई पार्टिकल ए पर हो जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 3, और ये पार्टिकल पे फोर्स लगाने से बी पे चला जाए जिसके कोऑर्डिनेट है मान लो 2 3 4। अब आपको पूछा डिस्टेंस वेक्टर क्या होगा, इसका क्या होगा? तो डिस्टेंस वेक्टर को हम क्या लिखेंगे? फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो फाइनल पोजीशन वेक्टर क्या है? 2ik प्लस 3jk प्लस 4k। इनिशियल पोजीशन वेक्टर क्या है? ik प्लस 2jk प्लस 3k। तो दोनों को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो क्या जाएगा? 2 माइनस 1 तो ik हो जाएगा, 3 माइनस 2 तो jk हो जाएगा, 4 माइनस 3 तो k हो जाएगा। ये हमारा बनेगा डिस्टेंस वेक्टर। ओके, तो अब आपको अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लीजिए, पोजीशन वेक्टर रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड करता है, लेकिन डिस्टेंस वेक्टर रेफरेंस फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता। ओके बच्चों, अगले टर्म पे क्या अपन किया कि यूनिट वेक्टर के कुछ प्रॉब्लम्स फिर से देखेंगे। थैंक यू।